परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जिसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं, इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों के चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। तो आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा क्यों इसे यूपीएससी सीएसई कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं। थोड़ा सा परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा में हम सम्मिलित होने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, हमें क्या अर्हता चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों की उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग अलग अटेम्प्ट हैं। यानी कि यहाँ पर जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी लाइफ में 6 बार जो है ये परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी वाले स्टूडेंट जो है ये 9 बार दे सकते हैं, और वहीं एससी एसटी वाले जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जनरल के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 32 साल है, 32 ईयर है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 35 ईयर है, और इसके अलावा जो एससी एसटी हैं इनके लिए 37 ईयर है। तो आई होप आपके मन में ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर हम पहले फेज देख लेते हैं, इसके कितने चरण हैं परीक्षा के। तो फेजेस ऑफ यूपीएससी सीएसई, सबसे पहले इस परीक्षा की शुरुआत प्रीलिम्स से होती है, जो कि एक बहुविकल्पीय पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीलिम्स में आपको पूरा जो पेपर है वो बहुविकल्पीय रूप में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव रूप में देखने को मिलेगा। फिर आता है मेंस। मेंस जो है पूरा राइटिंग बेस्ड है, यानी आपको पूरा लेखन करना पड़ेगा। अगर आपकी लेखन शैली अच्छी नहीं है तो आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो मौखिक होता है। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं आप। सबसे पहला आपका स्टेप जो है प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पहला जीएस का है, दूसरा सीसेट का है। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, ये आपका 200 नंबर का पेपर होता है। सीसेट भी आपका जो है 200 नंबर का पेपर है। हालांकि सीसेट जो है नेचर में क्वालिफाइंग है, यानी आपको इसमें केवल 33% नंबर लाने होते हैं और आपका क्वालिफाई माना जाता है। आपका जो अगले स्टेप के लिए जो आप आगे बढ़ते हैं वो आप जीएस के कट ऑफ से बढ़ते हैं। अगर आप जीएस में आपके क्वेश्चन सही हैं और आप उस साल की जो कट ऑफ रखी है यूपीएससी ने उसके अकॉर्डिंग आप उस कट ऑफ के भीतर आ रहे हैं तो आप लोग मेंस के लिए बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडिडेट जीएस में तो पास कर गया लेकिन सीसेट में रह गया, तो वो क्या पास माना जाएगा? नहीं, तो वो फेल माना जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इतने क्वेश्चन सही करने हैं जिससे आपका जो है सीसेट निकल जाए और जीएस में आप जो है कट ऑफ में भी आ जाएं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेंस की। तो मेंस में आपको जो है टोटल 9 पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके टोटल 9 पेपर हैं, जिसमें आपका पहला पेपर आपका जो है ऐसी राइटिंग से स्टार्टिंग होती है। फिर जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। आपके 2 पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल के होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इस वीडियो में ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुक लिस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनसे संबंधित पुस्तकों की सूची यहाँ पर रखना संभव नहीं था। तो आप लोग बाद में जो भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करें उसकी बुक लिस्ट सर्च कर लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, देख लीजिए कहीं से। तो यहाँ पर हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुक लिस्ट नहीं रखी है। इसके अलावा 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। देखिए लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं इसमें आपकी एक कंपलसरी लैंग्वेज होती है, कंपलसरी में आपकी एक अंग्रेजी लैंग्वेज कंपलसरी होती है, ठीक है। दूसरी कोई लैंग्वेज आप जो है इंडियन लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं जो आपको सहज लगे। ये दोनों जो पेपर हैं लैंग्वेज वाले, ये 300-300 नंबर के होते हैं, ये 300-300 नंबर के होते हैं। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, यानी कि ये भी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये भी आपको क्या है केवल क्वालिफाई करने हैं केवल। ये जो आपके पेपर हैं ये इनमें से ये सभी पेपर 7 पेपर आपके हैं। ये 7 पेपर आपके कितने कितने नंबर के होते हैं? 250 नंबर के होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 275 का, 275 नंबर का होता है। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल आपका जो चयन होता है वो आपका मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर होता है। यानी मेंस में आपके कितने नंबर हैं? मेंस आपका टोटल 1750 का होता है, 1750 का आपका पूरा मेंस है। और पर्सनैलिटी टेस्ट, इसे इंटरव्यू भी कहते हैं हम लोग, तो ये आपका 275 नंबर का होता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपकी जो है फाइनल आपका चयन होता है। तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पर बुक लिस्ट देख लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए।
मैंने यहाँ पर आपकी जो बुक लिस्ट है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, बुक लिस्ट 1, बुक लिस्ट 2, करंट अफेयर, सीसेट। बुक लिस्ट 1 में जो किताबें रखी हैं वो प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, मेंस के लिए भी काम आएंगी और इंटरव्यू के लिए भी काम आएंगी। बुक लिस्ट 2 की किताबें जो हैं वो केवल मेंस और इंटरव्यू के लिए काम आएंगी, प्रीलिम्स के लिए काम नहीं आएंगी। करंट अफेयर आपका तीनों के लिए, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों के लिए काम आएगा। सीसेट को अलग से रखा है क्योंकि सीसेट एक अलग पेपर है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है और एंड में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग पेन और पेपर अपने हाथ में रखें और जो मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाएं, क्योंकि अगर आप बाद में भूल जाएंगे तो आपको वो किताब ढूंढने में या वो कंटेंट ढूंढने में दिक्कत होगी। तो इसलिए पेन पेपर उठाकर उस पर आराम से लिख लीजिए। यहां पर आपकी बुक लिस्ट 1 है। बुक लिस्ट 1 में मैंने 6 सब्जेक्ट रखे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस या साइंस एंड टेक है। तो यहां पर हम बारी बारी से एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले नंबर पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताबें, कक्षा 6 से 10 तक की किताबें आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटी की जो किताबें हैं हिस्ट्री की, ये पढ़नी होंगी 11-12 की। इसके बाद आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत का इतिहास है किताब, ये पढ़ेंगे। और कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत को जानने के लिए, समकालीन भारत के जो भी भारत में घटनाक्रम घटित हुआ है उसको जानने के लिए आप लोग आज़ादी के बाद भारत एक किताब है, बिपिन चंद्र जी ने लिखी हुई है, तो ये किताब आप पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या होता है। देखिए, एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एक आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे हर स्टेट के लिए हर स्टेट की अपनी अलग अलग किताबें होती हैं, यानी आप राजस्थान का देख लीजिए उठा के किताबें स्टेट की, यूपी की देख लीजिए, किसी और स्टेट की उठा के देख लीजिए। तो स्टेट की जो किताबें, सरकारी किताबें होती हैं, सरकारी स्कूलों की जो किताबें होती हैं, तो उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कुछ स्टेट से संबंधित, आपके संबंधित राज्य से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी देखने को मिलेंगे। जबकि ये वाली जो किताबें होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किताबें होती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये किताबें अपने स्तर पर छपवाता है और ये किताबों में आपको समग्र रूप से पूरे देश का जो है कंटेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए ये वाली किताबें जो हैं आपको सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिल जाएंगी, यानी आमतौर पर आम भाषा में इसको हम सीबीएसई बुक्स भी कहते हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में चलने वाली किताबें भी कहते हैं। लेकिन वैसे ये किताबें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश करवाई जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की किताबें हैं। चूंकि आपका यूपीएससी एग्जाम जो है, सिविल सेवा जो आपका परीक्षा वाला एग्जाम जो है, ये भी एक सेंट्रल परीक्षा है, केंद्रीय सरकार की परीक्षा है, तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो किताबें हैं इसका बेस है, यानी आपको ये किताबें पढ़नी ही होंगी तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप लोग ये किताबें अवश्य पढ़ें, यानी इनके बिना आपका सिविल सेवा परीक्षा क्रैक होना असंभव है, नहीं हो सकता। तो आपका यहाँ से बेसिक भी क्लियर होगा, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। चाहे सिविल सेवा परीक्षा का ही एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम भी हो, आपको एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स क्या होता है, इससे हमारा बेस क्लियर होता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको एनसीईआरटी का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि ये एनसीईआरटी का हल्ला मचता है क्या, तो आपके मन में ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री जो मैंने बताई थी कक्षा 6 से 10 तक की, इसमें आपकी किताबें मैं बता देता हूँ और किताबों के नाम भी मैंने लिख दिए हैं, किताबों के जो कवर हैं वो भी कवर पेज भी लगा दिए हैं, ताकि आपको ढूंढने में, पहचानने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपकी क्लास 6 की जो किताब है हमारे अतीत भाग 1, क्लास 7 की आपकी जो है हमारे अतीत भाग 2, क्लास 8 की जो है हमारे अतीत भाग 3, इसके अलावा क्लास 9th और 10th की जो है भारत और समकालीन विश्व भाग 1 और ये 2। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 किताबें आपकी 6 क्लास 6, 7, 8 की जो किताबें हैं, ये किताबें इंडियन हिस्ट्री से संबंधित हैं, ये इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, यानी भारतीय इतिहास से संबंधित है। जबकि आपकी ये वाली जो 2 किताबें हैं इसमें विश्व इतिहास दिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है। आपके सिविल सेवा परीक्षा के एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है उसमें प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, यानी कि विश्व का इतिहास नहीं आता है। तो ध्यान ये देना, ये वाली जो किताबें हैं इनको बाद में पढ़ना, इन किताबों पर फोकस पहले मत देना, इनको आप बाद में पढ़ना। पहले आप केवल ये जो 3 किताबें हैं 6, 7, 8 इन किताबों पर फोकस देंगे, इन किताबों को बाद में पढ़ेंगे, यानी ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना प्रीलिम्स के लिए नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में विश्व इतिहास नहीं आता है। अब हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताबों की बात कर लेते हैं, जो कि 11-12 की किताबें हैं।
देखिए ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्या है। ये जो किताबें थी आपकी, ये एनसीईआरटी की किताबें थी। हालांकि ये किताबें 2005 से पहले चलती थी। 5 के बाद जो है आपकी किताबें परिवर्तित हो गई और नई किताबें आ गई। तो नई किताबों में दिक्कत क्या है? नई किताबों में दिक्कत ये है कि हमें जो भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूपीएससी स्टैंडर्ड की देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर है पूरा राइटिंग बेस्ड है, रिटर्न के रूप में है, आपको लिखना पड़ता है हाथ से। तो उस पेपर के स्टैंडर्ड की किताबें नई वाली नहीं है। इसलिए अधिकांश जो टॉपर हैं यूपीएससी के, अधिकांश जो अभ्यर्थी जो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं, वो सभी आपको ये किताबें रिकमेंड करते हैं। क्योंकि इन किताबों में जो लैंग्वेज है वो यूपीएससी स्टैंडर्ड की दी हुई है और इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थी इन किताबों से अध्ययन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी किताबें चूंकि 2005 से पहले बंद हो गई तो मार्केट में तो आती नहीं होंगी, फिर कहाँ से आपको मिलेंगी? इसके लिए दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपको इसका कोई हार्ड जो कवर के रूप में किताब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पुरानी किताबें हैं, बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया है कि जो पुरानी कुछ किताबें थी उनको कुछ ने स्कैन कर लिया है, पीडीएफ के रूप में बना लिया है, या फिर दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, या प्रयागराज में जो फोटोस्टेट वाले हैं उन्होंने इन किताबों की फोटोस्टेट निकालकर एक बुक के रूप में बना दी है। तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सबसे बेटर एक तरीका एक और है तरीका, यहाँ पर एक पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन का नाम है ओरिएंट ब्लैक स्वान। मैं नाम लिख देता हूँ पब्लिकेशन का। पब्लिकेशन का नाम है ओरिएंट ब्लैक स्वान। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने ये किया, उसने इन तीनों राइटर से परमिशन लेकर, ओरिएंट ब्लैक स्वान ने क्या किया, इन तीनों राइटर से परमिशन लेकर जो इनका एनसीईआरटी बुक में कंटेंट था वही सेम कंटेंट इस किताब के रूप में छाप दिया है। यानी कि मार्केट में अब आपको ये करना है, आपको प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा जी की किताब दे दीजिए। वो पब्लिकेशन पूछेगा, आप बोल देना ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की किताब ये दे दीजिए, वो आपको ये किताबें उपलब्ध करवा देगा। प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत का परिचय सतीश चंद्रा जी, और आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र जी की। तो आपको ये आसानी से किताब मिल जाएंगी और एक हार्ड रूप में किताब मिल जाएगी। यानी कि अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया से कहीं अरेंज करते हैं तो जो पुरानी वाली किताब है उनकी पीडीएफ जो है पढ़ने में भी नहीं आती हैं, बहुत सारी जगह पर वहाँ पे आप देखेंगे धुंधला हो गया है। तो उससे बेटर ये है कि आप ये किताबें ले लीजिए। इसमें वही सारा कंटेंट है, कुछ भी कंटेंट यहाँ पर आप देखेंगे चेंज नहीं हुआ है, बल्कि आपकी रामशरण शर्मा जी की किताब में तो कुछ चैप्टर यहाँ पे बढ़ाकर और दिए गए हैं ताकि आपको और ज़्यादा कंटेंट मिल जाए और ज़्यादा उस सब्जेक्ट की समझ बेहतर हो सके। तो मैं आपको ये किताबें रिकमेंड करूँगा। यानी ओल्ड एनसीईआरटी के लिए आप कहीं भटकिए मत, बल्कि आप यही किताबें जो है आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आराम से देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हैं या आपके स्थानीय कोई भी दुकानदार है उससे आप ले सकते हैं। इसके बाद आपकी जो किताबें आती हैं इनमें आपका आती है आधुनिक भारत का इतिहास है। ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है और इसके राइटर हैं राजीव अहीर जी, इन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के से संबंधित तथ्यों के लिए इसमें बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं और आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एनसीईआरटी की न्यू वाली किताब, ओल्ड वाली किताब पढ़ने के उपरांत इस वाली किताब को पढ़ें। इसके अलावा बिपिन चंद्रा जी की ये किताब है आज़ादी के बाद भारत। ये किताब जो है हमें कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में, यानी समकालीन भारत के बारे में बताती है। समकालीन भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, ऐतिहासिक रूप से जो भी चेंजेस आए हैं, वो सब यहाँ पे संकलित किया गया है। ये किताब आपकी प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए किताब है। यानी ये वाली किताब जो है आपकी, ये मेंस के लिए बनाई गई है। तो आपके मन में ये किताबें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं जियोग्राफी पर। देखिए जियोग्राफी पर नंबर 1 आपकी आती है एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की किताबें, 6 से 12 तक की किताबें। सेकंड नंबर पर आती है इसमें ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें 6 से 8 तक की। यहाँ पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, यानी विश्व भूगोल देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो आता है, यहाँ पर आपको 2 राइटर की मैंने किताबें रिकमेंड की हैं। माजिद हुसैन की ले सकते हैं आप, या फिर महेश वर्डवाल की ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा ऑक्सफोर्ड एटलस। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बिना मानचित्र के अधूरा लगेगा, यानी बिना मानचित्र के आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बिना मानचित्र के आप इसको नहीं समझ सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर 4 प्रकार की बुक बताई हैं, बुक लिस्ट, जिसमें आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं 6 से लेकर 12 तक की, ओल्ड एनसीईआरटी वाली हैं 6 से 8 तक की। इसमें आपको विश्व भूगोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा माजिद हुसैन या महेश वर्डवाल में से कोई एक लिख सकते हैं, और या फिर ऑक्सफोर्ड एटलस। अब मैं आपको यहाँ पर किताबें दिखा देता हूँ। देखिए ये आपकी किताबें हैं 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी की। 6 वाली किताब पृथ्वी हमारा आवास के नाम से है। 7th वाली जो किताब है आपकी भूगोल की, हमारा पर्यावरण के नाम से है। 8th वाली किताब जो है आपकी संसाधन एवं विकास के नाम से है। 9th वाली किताब आपकी समकालीन भारत के नाम से है।
और 10th वाली किताब आपकी समकालीन भारत भाग द्वितीय के नाम से है। इसके अलावा जो 11th 12th की किताबें हैं एनसीईआरटी में, तो इनमें आपको 11th में 2 किताबें देखने को मिलेंगी। 11th में आपको पहली किताब देखने को मिलेगी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी किताब आपको देखने को मिलेगी भारत भौतिक पर्यावरण। अब 12th में पहुंच जाते हैं। 12th में भी यहाँ पर 2 किताबें हैं भूगोल की, एक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी वाली है आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था। यानी कुल मिलाकर 11th 12th में आपको 4 किताब पढ़नी होंगी। ओल्ड एनसीईआरटी की जो किताबें हैं जो कि बर्ड ज्योग्राफी के लिए हैं, ये किताबें देखने को नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि कहीं कहीं अगर आप खोजेंगे वेबसाइट वगैरह पे तो आपको इसका पीडीएफ रूप देखने को मिल जाएगा और वो उतना साफ भी नहीं होगा। हालांकि मैंने ये किताबें अपने चैनल पे करवाई हैं। अगर आप लोग इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, अपना विश्व भूगोल कवर करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल का प्लेलिस्ट मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से बनाया हुआ है। इसमें आपको इसके शॉर्ट नोट्स और समरी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसमें 24 वीडियो हैं, इनमें जाकर यहाँ पर आप अपना कंटेंट पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माजिद हुसैन या महेश बर्डवाल की किताब की। देखिए, भूगोल आपका जो है ये आपका 2 पार्ट में होता है। एक तो भारतीय भूगोल भारतीय संदर्भ में और एक विश्व भूगोल। तो आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में दोनों भूगोल आते हैं। हिस्ट्री में तो केवल प्रीलिम्स में आप देखेंगे भारतीय इतिहास ही आता है, विश्व इतिहास नहीं आता है। जबकि भूगोल में आपका ऐसा नहीं है, भूगोल में आपका भारतीय भूगोल भी आएगा और विश्व भूगोल भी आएगा। तो यहां पर आप माजिद हुसैन या महेश बर्डवाल में से ये कोई 2 किताबें आप ले सकते हैं। देखिए, इन दोनों किताबों में अंतर क्या है, माजिद हुसैन जी की जो किताबें हैं इनमें अंतर क्या है और महेश बर्डवाल की किताबों में अंतर क्या है। माजिद हुसैन जी की जो किताबें हैं इनमें थोड़ी टिपिकल भाषा दी हुई है, विशिष्ट भाषा दी हुई है। थोड़ी आपको देखने को मिलेगा वैज्ञानिक शब्दावली की टाइप कह सकते हैं, वो उस तरह की भाषा का संग्रह है। यानी कि ये वही आदमी पढ़ सकता है जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, जिसका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड सही रहा है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो इन किताबों को, माजिद हुसैन जी की किताब को आसानी से समझ सकता है। अदरवाइज जिस व्यक्ति को ये लगता है, जिस अभ्यर्थी को ये लगता है कि हम इतनी टिपिकल भाषा नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोग महेश बर्डवाल जी की दोनों किताबें ले सकते हैं। इनमें भाषा बहुत सहज रूप में दी हुई है, आप आसानी से समझ भी पाएंगे। तो आप लोग इन दोनों में से, इन दोनों राइटर में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। ये आपको मैंने विकल्प दे दिया है। अगला आता है ऑक्सफोर्ड एटलस। देखिए, ये इसी नाम से आता है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये हिंदी में भी आता है। देखिए, ध्यान देना, जो भी मैं आपको किताब बता रहा हूं सब कुछ हिंदी में है, कोई किताब अंग्रेजी में नहीं है। ये गलती मत कर बैठना, राइटर को आप अगर अंग्रेजी में नाम उसे लिख कर दे दो, उसे आपको अंग्रेजी में पकड़ा दे, फिर बाद में आप कहना कि सर ने तो हमें ये बताया था, इसने अंग्रेजी में दे दी। अंग्रेजी में कोई किताब नहीं है, सब किताबें हिंदी में हैं। अब आती है आपके तीसरे नंबर पर पॉलिटी, यानी कि राजनीति विज्ञान। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी मैंने ली है। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब है जो कि एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखी हुई है। और 3rd नंबर पर है भारतीय शासन। अब देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा जो बेस है वो क्लियर है, यानी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, या पहले से जो भारतीय लोकतंत्र चला आ रहा है, भारतीय संविधान चला रहा है, इसके बारे में समझ है, तो वो लोग आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी किताबों को स्किप कर दें। यानी यहां पर आपके लायक फिर कंटेंट नहीं है। फिर आप लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से ही स्टार्ट करें, लक्ष्मीकांत की किताब से ही स्टार्ट करें। ये मेरी आपको सलाह है। दूसरी सलाह मेरी उन बच्चों को है जो बच्चे 10th या 11th में हैं और यूपीएससी की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, आप लोग जो हैं केवल अपने स्तर पर अभी से केवल एनसीईआरटी किताबें खरीद पढ़ें, केवल आप लोग स्टैंडर्ड किताबें ना खरीदें। मेरी आप लोगों को ये पर्सनल सलाह है कि आप लोग अभी से केवल एनसीईआरटी किताबें पढ़ें, चाहे जो भी सब्जेक्ट की हों, हिस्ट्री की हों, ज्योग्राफी की हों, पॉलिटी की हों, आप लोग केवल एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। आप लोग स्टैंडर्ड बुक क्यों नहीं खरीदें, उसका रीजन है। रीजन ये है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो है हर साल 1 साल बाद जो अपडेट होकर आती है, हर साल इसका एक नया एडिशन आता है। आप लोग कहाँ तक नया एडिशन लेंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो आपकी वो किताबें फिर बेकार हो जाएंगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप एनसीईआरटी की जो किताबें वो पढ़ें। जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुंचें तब आप स्टैंडर्ड किताबें खरीद सकते हैं, उससे पहले ना खरीदें। ये मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है। बात कर लेते हैं एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक की है। इसमें आपकी क्लास 6 की किताब सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नाम से है। 7th में भी वही है, इसका पार्ट 2 है। 3rd में भी वही है, पार्ट 3 है यहाँ पर। 9th 10th की किताब लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, 10th की किताब आपकी जो है लोकतांत्रिक राजनीति द्वितीय, इस नाम से है। 11th 12th की किताबों में यहाँ पर भी आपको 2-2 किताबें देखने को मिलेंगी। 11th में भी आपकी यहाँ पर 2 किताबें हैं और 12th में भी यहाँ पर आपकी 2 किताबें हैं। 11th में आपकी जो राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब है
ये बेसिकली मेंस के लिए किताब है, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेंस के लिए है इसकी, क्योंकि पूरा सैद्धांतिक रूप से राजनीति का समझाया गया, राजनीति का परिचय दिया गया है, तो आपको समझ में नहीं आए चाहे तो ये आपकी मेंस के लिए है। यहाँ पर आपकी दूसरी किताब है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसके अलावा आप 12th में जाएंगे तो 12th में आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी, समकालीन विश्व राजनीति भाग 1 और 12th का दूसरी वाली जो किताब है वो है समकालीन विश्व राजनीति भाग 2 के नाम से है। तो मेरी फिर से वही सलाह है, जो लोग पहले से जानते हैं, लोकतंत्र के बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, संविधान में दिलचस्पी है उनकी, वो लोग इस एनसीईआरटी पॉलिटी वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं और आप लोग डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड किताब है वो पढ़िए। देखिए, पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड में आपकी एक ही राइटर की किताबें हैं, ये किताबें अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं और ये एम लक्ष्मीकांत की किताब तो आप ये मान लीजिए यूपीएससी की भगवत गीता बोली जाती है। यानी यूपीएससी में पॉलिटी का जो सार है वो पूरी पॉलिटी का सार आपको इसमें अच्छे से देखने को मिलेगा, इसलिए इसे यूपीएससी की भगवत गीता भी कहते हैं। तो ये भारत की राज व्यवस्था के नाम से किताब है, अपने आप में संपूर्ण है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप इस किताब का अध्ययन कीजिए, आपको पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी और यूपीएससी के पूरे क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने उस साल आए हों, प्रीलिम्स में आए हों, मेंस में आए हों, वो सारे क्वेश्चन इस किताब से ही कवर हो जाते हैं। दूसरी वाली किताब जो है भारतीय शासन की किताब है। भारतीय शासन वाली किताब जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए है। मेंस से संबंधित इसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मेंस के लिए पढ़ी जाती है। तो दोनों किताबों को देख लिया होगा आपने। अब आती है आपकी इकोनॉमी की बारी। तो इकोनॉमी में मैं आपको पहले नंबर पर एनसीईआरटी की किताबें रिकमेंड करूंगा, जिसमें आप एनसीईआरटी में आप 9 से लेकर 11 तक की किताबें पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इसमें 12th की किताबें ऐड नहीं की हैं। देखिए, इकोनॉमी की जो 12th की किताब है उसमें आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी। तो 2 किताबें जो हैं वो थोड़ा उनमें मैथमेटिकल रूप दिया हुआ है और उसकी भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें मैथमेटिकल रूप होने की वजह से हम ये किताबें नहीं पढ़ेंगे। रीजन ये है क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में मैथमेटिकल टाइप इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये किताबें स्किप कर दी हैं। आपको केवल 9 से लेकर 11 तक की ये किताबें पढ़नी है। इसी से आपको जो है प्रीलिम्स का कंटेंट कवर हो जाएगा और साथ ही साथ मेंस का भी इसमें से कुछ कंटेंट कवर यहाँ से हो जाएगा। सेकंड नंबर पर मैं आपको स्टैंडर्ड बुक एक देता हूँ, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि रमेश सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। इससे आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है अर्थव्यवस्था का कंप्लीट हो जाएगा। आप ये किताब ले लीजिए। अगले नंबर पर आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के द्वारा हर साल जारी किया जाता है दिसंबर के मंथ में, तो आपको ये देखना ही देखना है, क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ एक लेक्चरर हैं यूट्यूब पर, मृणाल नाम से इनके वीडियो आप देख सकते हैं। ये इकोनॉमी के एक लेक्चरर हैं और ये बहुत अच्छे से इकोनॉमी आपको कवर करवाते हैं। समय समय पर आप जो है मृणाल की वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12 तक की, सॉरी यहाँ पर 11 लिखना था, 12 लिख दिया है मैंने, तो 9 से लेकर 11 तक की किताबों में मैं दिखा देता हूँ। इस तरह की किताबें हैं। क्लास 9 की किताब है अर्थशास्त्र के नाम से है। क्लास 10 की किताब जो है आर्थिक विकास की समझ के नाम से है। 11th की किताब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के नाम से किताब है। भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह जी के द्वारा जो लिखी हुई किताब है, ये किताब का टाइटल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कवर पेज है। देखिए, यहाँ पर ये 13वां संस्करण है, अभी नवीनतम संस्करण है। बाद में जो भी नवीनतम संस्करण आ जाए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट हो वो आप लेटेस्ट वाला ले लीजिए। अगले नंबर पर है आपका इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट के लिए आपकी केवल यही किताब है, एक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की किताब है ये, जो कि एस.के. ओझा जी ने लिखी हुई है। एस.के. ओझा जी ने ये किताब लिखी है और ये किताब अपने आप में संपूर्ण है। इसी किताब से आपका प्री भी कवर हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको एनवायरनमेंट के लिए कोई कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग केवल और केवल यही किताब पढ़ेंगे। ये किताब मार्केट में आप अगर लेने जाएं तो बोल देना उनसे परीक्षा वाणी की हमें पारिस्थितिकी पर्यावरण दे दीजिए, या फिर बौद्धिक प्रकाशन की हमें पारिस्थितिकी पर्यावरण दे दीजिए, तो वो आपको ये दे देगा। इसके बाद अगले नंबर पर आती है आपकी साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10 तक की विज्ञान की किताबें पढ़नी है। इसके अलावा ल्यूसेंट की जो सामान्य विज्ञान वाली जो किताब है, इसको आप परचेज कर लीजिए, इसको ले लीजिए, और ये किताब अपने आप में सफिशिएंट है। आप चाहें तो ल्यूसेंट ले सकते हैं या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की किताब भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड आपको ल्यूसेंट ही करूंगा, क्योंकि ल्यूसेंट में फैक्ट कुछ ज़्यादा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है ल्यूसेंट का। तो आप ल्यूसेंट की सामान्य विज्ञान से अपनी साइंस कवर कर सकते हैं। अब हम आते हैं बुक लिस्ट सेकंड में। बुक लिस्ट सेकंड में हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे,
सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इथिक्स के बारे में बात करेंगे और ऐसे राइटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन कल्चर के बारे में। पहले नंबर की आपकी जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के लिए आपको स्टार्टिंग जो करनी है अपने बेस को कंप्लीट करने के लिए आप करेंगे एनसीईआरटी की किताब है एक फाइन आर्ट्स की, भारतीय कला का परिचय। ये क्लास 11th की किताब है, तो आप इससे स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड किताब है, एक स्टैंडर्ड बुक है भारतीय कला एवं संस्कृति, जो कि नितिन सिंघानिया जी के द्वारा लिखी हुई है, इससे आप कवर करेंगे। देखिए ये वाली जो किताब है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने मेंस वाले में डाल दिया है। हालांकि ये पोर्शन प्रीलिम्स में भी आता है, प्रीलिम्स में भी इससे 2 या 3 प्रश्न आपको हर साल दिखने को मिलेंगे। तो ध्यान देना, आप इसको प्रीलिम्स वाली किताबों के साथ आप ऐड कर लेंगे और प्रीलिम्स वाली किताबों के साथ ही इसको पढ़ेंगे। यानी ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी है। मैंने गलती से ये वाला जो पोर्शन है मेंस में डाल दिया है, लेकिन कंफ्यूज आप लोग मत होना, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। सेकंड नंबर पर आपका टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको अशोक कुमार एवं विपुल की ये किताब है भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो ये किताब आपको खरीदनी है। इसका पब्लिकेशन जो है वो है मैग्रो हिल पब्लिकेशन। तो आप मार्केट में इसके नाम से मांगेंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी। इससे आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा। अगले नंबर पर आपका जो टॉपिक आता है वो है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके लिए 2 किताबें मैंने रिकमेंड की हैं। एक किताब है आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष है, इसके राइटर है महेंद्र कुमार। दूसरी किताब है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जो कि BN खन्ना ने लिखी है। आप लोगों को मैं BN खन्ना वाली किताब ज़्यादा रिकमेंड करूंगा अपेक्षाकृत ये वाली महेंद्र कुमार जी की किताब की। तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दोनों में से कोई किताब एक ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए BA के स्टूडेंट हैं तो आप ये वाली किताब पढ़ लेना, इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम से किए हैं तो आप ये वाली किताब लेना, क्योंकि ये किताब जो है ये BA में चलती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आप BA कर रहे हैं तो आप केवल यही किताब पढ़ लीजिए, इससे काम चल जाएगा, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से हैं तो आप यही वाली किताब लेना। चौथे नंबर पर आपका आता है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में मैंने यहाँ पर 2 किताबें आपकी रखी हैं। एक तो NCERT की 11th-12th की किताबें हैं। इसके अलावा आप भारतीय समाज की स्टैंडर्ड किताब है राम आहूजा की, ये किताब यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर NCERT सोशियोलॉजी में भी 11th-12th में 2 किताबें हैं। क्लास 11th में आपकी पहली किताब जो है ये है समाजशास्त्र का परिचय, दूसरी किताब है आपकी समाज का बोध। इसी प्रकार आपकी 12th में जो है पहली किताब भारतीय समाज है, दूसरी किताब आपकी जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास है। राम आहूजा की ये किताब है भारतीय समाज के नाम से, स्टैंडर्ड बुक है पूरा, इससे आपका मेंस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। 5वें नंबर पर आपका आता है एथिक्स यानी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के लिए आप क्रॉनिकल्स की लेक्सिकॉन वाली बुक ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि कवर हो जाता है इस किताब में। इसके अलावा समय समय पर आप लोग क्या करेंगे, जो भी हिंदी वाले अखबार पढ़ते हैं उन अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर कुछ अच्छे लेख छपकर आते हैं, तो आप उनको पढ़ते रहेंगे तो उससे आपका जो नीति शास्त्र वाला पोर्शन है ये अच्छे से कवर हो जाएगा। 6वें नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है मेंस का पहला ही पेपर है, ऐसे राइटिंग वाला निबंध लेखन आता है। तो निबंध लेखन के लिए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और निशांत जैन IAS यानी जिनके द्वारा ये रिकमेंड वीडियो है पूरा, इनके द्वारा रिकमेंडेड किताबों का ये पूरा वीडियो है, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है ये निबंध दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है। आप इसको ले लीजिए, इससे आपका जो है ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निबंध लेखन का जो कौशल है, निबंध लेखन कैसे होगा, किस तरह से हमें लिखना है, कैसे हमें भाषा शैली रखनी है, किस तरह से हमें जो है स्टार्टिंग करनी है, वो आप पूरा यहाँ से सीख पाएंगे। अब आती है आपकी करंट अफेयर्स की बारी। तो करंट अफेयर्स में मैंने 4 सोर्स रखे हैं। इसमें आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, वेबसाइट हैं और रेडियो और टीवी है। ये 4 सोर्स रखे हैं। न्यूज़पेपर में आपको जो है 3 न्यूज़पेपर हैं हिंदी के, जिसमें अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण है। इनको पढ़ना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर राजनीतिक जो आर्टिकल होते हैं या राजनीतिक टीका टिप्पणियाँ होती हैं, या जो आपकी लोकल न्यूज़ होती है, किसका एक्सीडेंट हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, किसका मर्डर हो गया, उस तरह की न्यूज़ यहाँ पर नहीं पढ़नी है। ध्यान देना, उस तरह की न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो केवल यहाँ पर आपको फोकस करने हैं, उनको देखना है। कि जैसे कोई युद्धाभ्यास हो रहा है, मोदी मान लीजिए आपका वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं आपके, इनका कहीं दौरा है, किस देश में दौरा हो रहा है, क्या क्या उनके साथ समझौते क्या क्या हुए हैं उनके उस देश के साथ, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा इसका जो संपादकीय पृष्ठ होता है, संपादकीय पृष्ठ पर अच्छे अच्छे राइटर के यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, और वो आर्टिकल्स जो होते हैं समसामयिक मुद्दों को लेकर होते हैं। जैसे महिला सुरक्षा है,
पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, या फिर ये तमाम जो समसामयिक मुद्दे इनसे रिलेटेड होते हैं, तो उनको आपको रेगुलरली, उन आर्टिकल को आपको रेगुलरली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। उससे आपका चिंतन कौशल डेवलप होगा, उससे आपकी भाषा शैली डेवलप होगी, उससे आपकी शब्दावली डेवलप होगी, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे हम निबंध लिखेंगे, कैसे हम प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आप ये काम करने लग जाएंगे तो यकीन मानिए आप प्रश्न लिखने से, प्रश्न का उत्तर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त शब्दावली, आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार होगा। तो आपको ये काम करना ही करना है। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने ये पेपर तो बता दिए, लेकिन सर ने एक जो पेपर जिसका हल्ला बहुत मचता है यहाँ पर, वो है द हिंदू। आपने द हिंदू तो बिल्कुल रिकमेंड किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? तो पहली बात ये जान लीजिए, आप लोग हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, और एक यहाँ पर एक कहावत है कि हर दवाई हर मर्ज के लिए नहीं होती है, उसी तरह से द हिंदू हर मर्ज की दवा नहीं है। द हिंदू केवल इंग्लिश मीडियम वाले जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, केवल उनके लिए बना है, आपके लिए नहीं। आपका उसको पढ़ना बिल्कुल अपना समय गंवाना है। मैंने देखा है तमाम यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि द हिंदू की समरी के नाम पर डेली वीडियो देते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी जो है अपना टाइम खराब करते हैं। टाइम क्यों खराब करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि द हिंदू पढ़ने से हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि मान लीजिए एक क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट है, क्लास फर्स्ट का एक बच्चा है, अब उसे अंग्रेजी सिखानी है। क्या आप क्लास 10th की किताब से उसको अंग्रेजी सिखा सकते हैं? असंभव बात है। ऑब्वियस सी बात है, क्लास फर्स्ट के बच्चे का जो स्तर है वो क्लास 10th के लायक तो है ही नहीं, तो अंग्रेजी नहीं सिखा सकते। तो द हिंदू अखबार भी अंग्रेजी सिखाने वाला नहीं है। द हिंदू अखबार जो है अंग्रेजी के चरम स्तर का अखबार है। अगर आप अंग्रेजी के अच्छे खासे प्रकांड विद्वान हैं, CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो आप द हिंदू को समझ पाएंगे, अन्यथा आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है द हिंदू पढ़ने से? द हिंदू पढ़ने से आपका जो शब्दावली है, भाषा शैली है, या फिर जो चिंतन या अभिव्यक्ति कौशल है, ये डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे आपको तो UPSC में मेंस लिखना है, UPSC मेंस में पूरा रिटर्न पूरा लिखना है, उसमें आपको निबंध भी लिखना है, प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। आप उसके लिए शब्दकोश कहाँ से लाएंगे, भाषा शैली कहाँ से लाएंगे? तो वो भी आपको द हिंदू से नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ से करंट अफेयर कवर हो जाता है। देखिए, करंट अफेयर के लिए हमारा अगला विकल्प है मैगजीन्स। मैगजीन्स में सब कुछ कवर हो जाता है। तो द हिंदू का जो डर है आपके मन में, द हिंदू को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी को द हिंदू छूना भी नहीं है, पहली बात ये जान लीजिए। अब आ जाते हैं मैगजीन्स पर। मैगजीन्स में आपकी बहुत सारी मैगजीन हैं, जैसे गवर्नमेंट की मैगजीन है आपकी कुरुक्षेत्र और योजना जो मैगजीन है गवर्नमेंट की मैगजीन है, डाउन टू अर्थ है, और भी कई सारी मैगजीन्स हैं। उन सब का निचोड़ आपको जो है दृष्टि IAS की मैगजीन में देखने को मिलेगा। ये मंथली पत्रिका है, आपको हर मंथ ये पढ़नी है। दृष्टि IAS की पत्रिका मुझे बेस्ट क्यों लगती है? क्योंकि इसमें सब कुछ मिलता है हमें। प्रीलिम्स का कंटेंट भी मिल जाता है, मेंस का मिल जाता है, इसके अलावा इंटरव्यू का भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपकी जो पत्रिकाएं, अदर पत्रिकाएं हैं, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, इनका सार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दृष्टि IAS की जो पत्रिका है अपने आप में संपूर्ण है, आपको कोई और पत्रिका पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो आप विजन IAS की जो पत्रिका है इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि दोनों ही पत्रिकाएं, चाहे दृष्टि IAS की हो या विजन IAS की, ये हिंदी में भी उपलब्ध हैं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। दृष्टि IAS की भाषा बड़ा अच्छी भाषा है, क्योंकि दृष्टि IAS पूरी तरह से फोकस करता है। दृष्टि IAS का जो मेन मोटो है वही हिंदी माध्यम पर फोकस है, बल्कि विजन IAS जो है वो अंग्रेजी माध्यम का एक इंस्टीट्यूट है, और ये बाद में अपनी हिंदी माध्यम में अपनी पत्रिका जारी करने लगा। तो इसकी भाषा थोड़ी टफ पड़ सकती है विजन IAS वाली, लेकिन दृष्टि IAS की भाषा बड़ी सहज है। तो मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा, कोशिश करना दृष्टि IAS को ही पढ़कर आपका काम हो जाएगा, विजन IAS तक मत पहुंचना। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा कंटेंट रह गया है या फिर करंट और पढ़ लेते हैं, तो विजन IAS में भी जा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर आते हैं। वेबसाइट में आपकी PIB है आपकी, जिसको हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, ये गवर्नमेंट की साइट है। इस पर क्या होता है, ये वेबसाइट आपकी हर पल पल पर अपडेट होती है, यानी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ये अपडेट होती रहती है। जैसे हमारी न्यूज़ वाली वेबसाइट होती है, अपडेट होती है, उसी तरह से ये अपडेट होती है। इसमें आपको जैसे जनरल न्यूज़पेपर होते हैं, जनरल वेबसाइट होती है, जनरल न्यूज़ चैनल हैं जो कि दिखाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उस तरह के न्यूज़ नहीं आती है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, कोई समझौता है, कोई बैठक है, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन है, या फिर कोई युद्धाभ्यास वगैरह है, या फिर कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आप PIB को डेली देखिए, PIB से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर का मतलब क्या है? ये ऑल इंडिया रेडियो वाली जो वेबसाइट है उसको न्यूज़ ऑन एयर कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं PIB वाला अधिकांश कंटेंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी कुछ कंटेंट यहाँ पर, कुछ अतिरिक्त कंटेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपकी 3 वेबसाइट ये कह सकते हैं ये आपके लिए संपूर्ण है, यानी इसमें ध्येय IAS, दृष्टि IAS, GS वर्ड,
इन तीनों के बारे में आप जानते होंगे, ये तीनों हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ कोचिंगें हैं, जिनमें दृष्टि आईएएस पहले नंबर पर आती है, सेकंड पर आपकी ध्येय आईएएस आती है और थर्ड पर आपकी जीएस वर्ड आती है। ये तीन कोचिंगें हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है आपकी, वो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट सबसे बेस्ट है। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट क्या करते हैं दृष्टि वाले, ये डेली आपको एक आर्टिकल देते हैं। डेली आपको जो है एक बढ़िया सा आर्टिकल द हिंदू से या जो भी अदर अंग्रेजी अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, उनका हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से, उनकी भाषा शैली जो है, उनकी जो भाषा की सहजता है बहुत आसान रहती है। आप वहाँ से वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेली ये करंट अफेयर भी देते हैं। डेली जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर वो भी उपलब्ध करवाते हैं, जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड का ही है पूरा कंटेंट। तो आप लोग डेली आपको ये वेबसाइट भी विजिट करनी है, यानी ये तीनों वेबसाइट आपको विजिट करनी ही करनी है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आपका आता है रेडियो या टीवी। तो देखिए, टीवी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आपको वो जो चैनल आजकल चलते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल चलते हैं, उस तरह के चैनल तो बिल्कुल देखने ही नहीं है। चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, कोई भी XYZ हो, ये चैनल आपको बिल्कुल नहीं देखने, क्योंकि ये चैनल आपका कुछ नहीं करेंगे, समय खराब करते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं। आपको केवल वही देखना है जो आपके लिए ऑथेंटिक है, केवल और केवल आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको फोकस करना है। इसमें आपका दूरदर्शन आ जाता है। दूरदर्शन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बचपन से हम लोगों ने देखा है। बचपन में केवल यही एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और इसकी प्रासंगिक न्यूज होती थी, ऑथेंटिक होती थी और देखने में भी बहुत मजा आता था। तो आपको दूरदर्शन की जो न्यूज है वो देखनी है। इसके अलावा अभी हाल में ही कुछ दिन पहले आपकी 2 चैनल थे। एक तो था आपका राज्यसभा टीवी के नाम से था, RS टीवी के नाम से था, और दूसरा था लोकसभा टीवी के नाम से। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़कर आपका जो चैनल बना दिया गया, वो बना दिया गया आपका संसद टीवी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संसद टीवी जो है, संसद टीवी वाला जो चैनल है, ये यूट्यूब पर भी है। आपको 9 बजे से लेकर, मॉर्निंग का जो 9 AM है, 9 AM से लेकर 9:30 के बीच में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर पूरा आधे घंटे का एक सेशन होता है, और आधे घंटे के सेशन में आपको यहाँ पर जो न्यूज है आपकी वो देखने को मिल जाती है। और वो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपके सामने रख दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो संसद टीवी है, इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फालतू की डिबेट नहीं होती है, कोई राजनीतिक नहीं, कोई यहाँ पर वो नहीं कि भाई हमें ड्रग दो या फिर ड्रग के ऊपर चर्चा, घंटे घंटे भर चर्चा हो रही है। इस तरह के टॉपिक यहाँ पर नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्या चलता है कि बॉलीवुड की न्यूज़ दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं दिखाते हैं। केवल आपके देश में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, केवल वही दिखाते हैं। कोई फालतू का यहाँ पर आप देखने को नहीं मिलेगा, बॉलीवुड का झगड़ा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ये आप जान लीजिए। इसके अलावा आकाशवाणी, यानी कि वही आपका न्यूज़ ऑन एयर वाला, अगर आप मान लीजिए रेडियो वगैरह आपके घर में है, अगर आप कहीं दूरवर्ती गांव से बिलोंग करते हैं तो रेडियो वगैरह की न्यूज़ है वो सुन सकते हैं। उससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको जो है, जो भी करंट अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों सोर्स पसंद आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगले नंबर पर आपका जो आता है, ये आता है आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम CSET के नाम से जानते हैं। तो CSET के लिए कोई एक किताब नहीं है, जान लीजिए, कोई एक किताब नहीं है। फिर भी दृष्टि पब्लिकेशन ने इसमें एक किताब निकाली है, और ये किताब मैंने पढ़ी है। किताब अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट किताब है। यानी इस किताब को पढ़कर आपके मन में जो CSET को लेकर बना हुआ है, CSET कैसे सॉल्व होगा, CSET हम कैसे करेंगे, वो डर कम हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, CSET के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर का सेट ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पेपर का सेट ना मिले तो हमने अपने चैनल पर वो दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके CSET के पेपर हुए हैं उनके वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। CSET वाला पेपर पहले नहीं था, CSET वाला पेपर जो है 2011 में ऐड किया गया है। 2011 में यूपीएससी में CSET का पेपर ऐड किया गया है। तो CSET में आपका मिला जुला रूप है, ना तो यहाँ पे मैथ आता है पूरी तरह से, ना ही यहाँ पर आपका पूरी तरह से रीजनिंग आती है। इस तरह से पेपर का डिज़ाइन किया गया है कि इसे साइंस बैकग्राउंड वाले भी कर पाएँ और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी कर पाएँ। और इसमें 80 प्रश्न होते हैं, यानी कि ये 80 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। इनमें से आपको केवल 33% क्वेश्चन जो सही करने होते हैं, यानी कि अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो CSET के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक है, इसे आप ले लीजिए, ये सफिशिएंट है, इसमें पूरा आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखिए, आपके कुछ प्रश्न थे जो आप में से कई अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट करके दिए थे प्रश्न, तो उनमें से मैंने केवल यहाँ पे 5 प्रश्न उठाए हैं
आई होप, मैं आशा करता हूं उन 5 प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों का निराकरण हो जाएगा। तो उसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था, हमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी क्यों करनी चाहिए। ये आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम क्यों करें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे सीट तो ज़्यादा होती नहीं है, 700-800 सीट होती हैं, लाखों स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी यहाँ पर ये बच्चे क्यों तैयारी करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो देखिए, आप लोग एक बात जान लीजिए, आप अपने भारत में रहकर आप भारत के बारे में नहीं जान पाते हैं, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की अगर तैयारी आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने भारत के अतीत को, भारत के वर्तमान को जान पाते हैं। यानी हम अतीत में कहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हुआ है, अतीत का हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको जान पाते हैं, अपने समृद्ध भूगोल को जान पाते हैं, अपने समृद्ध जो लोकतंत्र है उसको जान पाते हैं। आपको पाठ्यक्रम का इतना विशाल रूप, इतना विस्तृत रूप, जिसमें कि भारत का संपूर्ण आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सब कवर हो जाए, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी अदर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आप अपने तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने देश को जान रहे हैं। आपका एक चिंतन कौशल डेवलप हो रहा है, आपका एक आवृत्ति डेवलप हो रही है, आपका एक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आ रहा है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि हर छात्र को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने अतीत को अपने वर्तमान से जोड़ पाते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ पाते हैं। आप जान पाते हैं कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों भारत हमारा जो अतीत में इतना समृद्ध रहा है, हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ कहाँ हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए हैं, किन किन गलतियों से हमें सीखना चाहिए, वो सब कुछ जान पाते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन इसमें एक और आ जाता है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में आप ये देख रहे होंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अब कंपटीशन टफ होने का मतलब ये है, जो भी आपके सिंगल डे के जो एग्जाम होते हैं वो भी बहुत टफ हो जा रहे हैं। उनमें पहले क्या होता था, एक दिन के जो एग्जाम होते थे वो केवल 2 या 3 किताब पढ़कर आप दे आते थे और आपके निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनमें जो कंटेंट है वो IAS लेवल का कंटेंट है। जब तक आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे नहीं, समग्र रूप में सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप उन एग्जाम को भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको यूपीएससी की तैयारी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जो भी एक दिवसीय एग्जाम है, अगर आप केवल यही सोच के पढ़ेंगे, मान लीजिए एक हमें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है, आपने सोच लिया कि SI की तैयारी कर लेते हैं, इससे निकल जाएगा, कभी नहीं निकलने वाला। जब आप यूपीएससी स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे तो आपका SI का एग्जाम तो अपने आप निकल जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर यूपीएससी की ये है कि जो लोग डेडिकेटेड होकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं लौटते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। चाहे वो बेशक आप सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी जॉब, गवर्नमेंट जॉब बड़े आराम से ले लेते हैं। ये एक फैक्ट की बात है, तो इसलिए भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हमें करनी चाहिए। अगला यहाँ पर आपका सवाल है, क्या मैं इन किताबों को पढ़कर सिविल सेवा में चयनित हो पाऊंगा। ये प्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि सर आपने ये किताबें हमें इतनी सारी बता दी हैं, इसे पढ़कर क्या हम IAS बन जाएंगे। तो देखिए, मेरा आप लोगों से एक सवाल है फिर से, आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक जो भी ग्रेजुएशन किया है, अब तक इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, क्या उन सबको पढ़कर आप क्या गवर्नमेंट जॉब ले लिए? नहीं ले पाए। क्या आप अगर ये सोचते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ाई का केवल यही मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो पढ़ना ही बंद कर देंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे भाई। आप अपने बच्चों को ये थोड़ी ना करेंगे, मान लीजिए भविष्य में गवर्नमेंट जॉब खत्म कर देगी, गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट जॉब हो ही ना, तो आपके अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप ये जो अपने मन में ये डाउट है कि क्या मैं इन किताबों को पढ़कर सिविल सेवा में चयनित हो पाऊंगा, क्या ये किताबें सफिशिएंट हैं, सबके अपने अपने प्रयास होते हैं। मेरा अलग है, आपका अलग है। एक माँ बाप भी अपने बच्चों को पूरा अवसर देते हैं। मान लीजिए एक घर में 2 बच्चे हैं, हर माँ बाप ये चाहेगा इनको समान अवसर मिले, माँ बाप तो भेद नहीं करेगा, लेकिन ये बच्चे पर डिपेंड करता है, बच्चे के एफर्ट पर डिपेंड करता है, वो कितना एफर्ट करता है। भाई माँ बाप ने तो उसको समान परिवेश दिया है, समान उसको जो शिक्षा दी है, समान लालन पालन हुआ है, लेकिन फिर भी उनमें से आप देखते हैं कोई बच्चा जो बहुत आगे निकल जाता है, कोई बच्चा बहुत पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मैं इन किताबों के माध्यम से आपको एक कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये किताबें हैं। अब इसमें आपके एफर्ट्स हैं, आप कितना प्रयास करते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिशा तो दे दी है, अगर उस दिशा में आप आगे अच्छे से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सिविल सेवा में चयनित हो पाएंगे। तो ये वाला भी प्रश्न आपके लिए सॉल्व हो गया होगा। अगला जो है, क्या मैं ऑप्शनल पेपर अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, मेडिकल के सब्जेक्ट भी कुछ उसमें आ जाते हैं। तो उस वजह से ऑप्शनल में छूट दी हुई है, चाहे तो आप उसे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। दूसरी बात ऑप्शनल को लेकर ये भी है,
मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है और वो हिस्ट्री लेना चाहता है, वो ले सकता है। ऑप्शनल में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपके देखे जाएंगे तभी आपको ऑप्शनल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी उस सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से हैं, अब आपकी संस्कृत पर बहुत अच्छी कमांड है, आप संस्कृत को ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप अपने मन में ये डाउट ना रखें कि ऑप्शनल पेपर अगर हम साइंस के हैं तो हम आर्ट्स वाले पेपर यानी हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह नहीं ले पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। अगला आता है सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी जो है कि कितनी अवधि में पूर्ण हो पाएगी। देखिए, इसके लिए आपको 2 ईयर का जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा, 2 ईयर का शेड्यूल रखना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि IAS जैसी कोचिंग भी 18 महीने का टाइम लेती है, जबकि 18 महीने का टाइम आप लोगों को देती है जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो उनकी कोचिंग जो है, पूरी क्लासेस जो है 24 मंथ में करीब पूरी हो पाती हैं। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं दृष्टि IAS में या फिर करके आ चुके हैं वो लोग जानते होंगे, 18 मंथ का टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी 18 से 22 महीने या 23 महीने लग जाते हैं बड़े आराम से। यहाँ तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सेल्फ स्टडी में आपको कम से कम यहाँ पर 2 साल तो बड़े आराम से लग जाएंगे। डेली आपको जो है 7 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पर 2 साल लगेंगे। 2 साल में आपका ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है ये मुझसे संबंधित है, और ये प्रश्न मुझे शुरुआत से लेकर एंड तक डेली ये प्रश्न पूछा जाता है, आप सिविल सेवा परीक्षा में चयनित क्यों नहीं हो पाए। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हर किसी के एफर्ट्स होते हैं, अलग अलग एफर्ट्स होते हैं, हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं, हर किसी के कुछ फेस मजबूत होते हैं, कुछ जो है कह सकते हैं कमज़ोर भी होते हैं। उसी तरह से मेरा एक यहाँ पर कमी है, मेरी कमी ये है, मुझे प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मेंस का जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। बचपन से ही मेरे साथ समस्या रही है, मैं इतनी तेज़ी से लिख नहीं पाता हूँ जितनी तेज़ी से उसमें डिमांड है, जितनी तेज़ी से, जितने साफ साफ राइटिंग में वहाँ पे डिमांड है, उतनी तेज़ी से मेरे हाथ नहीं चलते हैं बचपन से। और ये अभी से नहीं है, ये मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है। यानी मेरे कई बार नंबर जो है राइटिंग की वजह से ही कटते थे, कई बार जो है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जो नंबर कटते थे वो राइटिंग की वजह से कटते थे, क्योंकि मुझसे तेज़ नहीं लिखा जाता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा कि मेंस में मैं नहीं निकाल पाया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे और कहना चाहूँगा, आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि ये व्यक्ति जो है मेंस नहीं निकाल पाए या फिर चयनित नहीं है तो इसकी बात जो गलत होगी, ये है, हो सकता है मैं हमें गुमराह कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचें कि भाई मैं जितना रास्ता देख चुका हूँ, अगर मैं उतने रास्ता आपको अगर दिखा दूंगा तो उसमें बुरा क्या है। भाई मान लीजिए अगर आपके पिता हैं, अगर आपके पिता गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए तो आप क्या अपने पिता से ये पूछेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए, मुझसे क्यों कह रहे हो? आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। भाई वो जितना उन्होंने किया, एफर्ट किया, आपको तो आगे तक पहुंचा दिया, आपको तो एक रास्ता दे दिया, तो वही यहाँ पर है। भाई आप चाहे मुझे अपना दोस्त मान लें, भाई मान लें, मैंने जितना सीखा, मैंने जितना देखा, मैं जहाँ तक गया, वहाँ तक का मुझे रास्ता मालूम था, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप भी इस रास्ते को पालन करते हुए, हो सकता है आपके एफर्ट्स मुझसे ज़्यादा हों और आप आगे अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ, तो आपके मन में मुझको लेकर या मेरे से रिलेटेड जो पर्सनल सवाल था ये भी आपका दूर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से अपेक्षा मैं यही करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने ही ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विद मयंक 1 के नाम से है। यहाँ पर आपको जो आपका कंटेंट है, NCERT वाला कंटेंट है या फिर अदर जो कंटेंट है, इसका PDF फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।